न्याय पाने की चाह अगर है तो सब्र रखना भी आना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के पन्नों से निकालकर एक ऐसी दुखद घटना के बारे में जानेंगे जिसके मुस्लिमों को 31 सालों बाद अब जाकर फाइनली सजा मिली। हम जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं वह है तमिलनाडु के जिला धर्मपुरी में बसे एक गाँव वचाथी के बारे में। The judgment is finally over in the Vachati mass rape and torture case. The judge has read out the judgment for the 269 accused, of which 53 or 54 people are not alive. So judgment for 215 people are out. All of them found guilty, Niranjan. That's the big news coming in from Dharmapuri after wait for 19 long years. इसे जानने से पहले हम जान लेते हैं एक बहुत ही मशहूर डकैत वीरप्पन के बारे में। बात है 19वें दशक की, जब भारत का दक्षिणी भाग चंदन की लकड़ियों की तस्करी के लिए बहुत फेमस था। इस मशहूरियत में एक जाना माना नाम जो सामने आता है वह है वीरप्पन का, जो अपने अनेकों कांडों के चलते पूरे भारत में फेमस हो गया था। वह एक डाकू, शिकारी और तस्कर था जो अपनी गतिविधियों को दक्षिणी भारतीय राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंगलों में अंजाम देता था। 120 से अधिक लोगों की हत्याओं, 2000 से अधिक हाथियों के इलीगल पोचिंग और लाखों डॉलर के चंदन और आइवरी की तस्करी करने के इल्जाम में उसने पूरे भारत में कुख्याति प्राप्त की और लगभग 20 वर्षों तक गिरफ्तारी से बचता रहा। 1990 में कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार द्वारा एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया वीरप्पन को पकड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वे उसे पकड़ने में नाकाम रहे। बाद के वर्षों में भी उसके हिंसा का दौर जारी रहा। 2000 में उसने एक कन्नड़ फिल्म स्टार राजकुमार को किडनैप कर लिया था, जिसे उसने 108 दिनों तक बंदी बनाए रखा और एक बड़ी फिरौती मिलने के बाद ही उन्हें छोड़ा। फिर 2004 में तमिलनाडु स्टेट स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा उसे मार गिराया गया। तो ये था वीरप्पन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं उस दुखद घटना की जो इन सब के चलते घटित होती है। वचाथी चिथरी हिल्स के तलहटी में बसा हुआ एक आदिवासी गांव था। 1992 में गांव की कुल जनसंख्या 655 थी, जिनमें से 643 मलयाली अनुसूचित जनजाति यानी स्केड्यूल्ड ट्राइब समुदाय के थे और केवल 12 लोग अन्य जाति के थे। वहां कुल 200 घर थे, जहां लगभग 190 लोगों के पास जमीन थी और बाकी 466 ऐसे मजदूर थे जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं थी। 1991 में जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनती है और चंदन के लकड़ियों की तस्करी का सफाया करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स तैयार करती है। बात है 20 जून 1992 की, जब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स तस्करी के चलते वचाथी में रेड करने आते हैं। घटना के दिन यानी 20 जून 1992 की सुबह सिंगरवेलु असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स के नेतृत्व में वन अधिकारी वचाथी पहुंचते हैं। उन्हें वचाथी के पास सूखी नदी के तल में दबा हुआ चंदन मिलता है। पूछताछ के लिए ग्राम प्रधान को बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है कि चंदन किसका है। जब पेरुमल ने कहा कि उसे चंदन की लकड़ी के बारे में नहीं पता, तो वन कर्मियों उसकी पिटाई कर देते हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही गांव वासी जमा हो जाते हैं और बात को बतंगड़ बनने में समय नहीं लगता। इसी बीच एक अधिकारी को गंभीर चोट आ जाती है और उसे हाथों हाथ अस्पताल ले जाया जाता है। इसी के साथ सारे अधिकारी लौट जाते हैं। ये तूफान के आने से पहले का सन्नाटा था। सभी गांव वालों को ये भनक लग गई थी कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके चलते बहुत से लोग पास ही के पहाड़ पर चले गए और कई गांव छोड़कर भाग गए। उसी दिन दोपहर करीब 2 बजे लगभग 300 फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, पुलिसकर्मी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग गांव में आते हैं और गांव वालों को घेर कर उन पर हमला बोल देते हैं। घरों में तोड़फोड़ की जाती है, बिजली कनेक्शन काट दिए जाते हैं और चंदन की लकड़ी ढूंढ निकालने के बहाने युवा महिलाओं को सूखी झील के तल पर ले जाया जाता है, जहां उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है। उनमें से कुछ के साथ फॉरेस्ट पर्सनल द्वारा रेप भी किया जाता है, जिनमें से एक प्रेग्नेंट होती है और एक माइनर भी। बाद में उसी दिन शाम को 95 पुरुषों, 94 महिलाओं और 28 बच्चों को वन और पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें फॉरेस्ट ऑफिस ले जाया जाता है। यहाँ गांव वालों को अत्याचारों के एक और दौर का सामना करना पड़ता है, जहां ऊर गाउंडर यानी गांव प्रधान को महिलाओं को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया जाता है। फिर महिलाओं को उसे झाड़ू से पीटने के लिए कहा जाता है। कई गांव वालों को सेंट्रल जेल सेलम भेज दिया जाता है और अगले 3 दिनों में वन और पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव को पूरी तरह तबाह कर दिया जाता है। तमिलनाडु ट्राइबल्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन जुलाई 1992 को उस जगह का दौरा करते हैं और तब के चीफ सेक्रेटरी ए नालासीवान, जो कि एक राज्यसभा मेंबर भी थे,
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को चिट्ठी लिखते हैं और आगे चलकर ये एक फाइल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल करते हैं। तब के मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट के सेनगोत्तैयन ये दावा करते हैं कि जो भी ये गांव वाले कह रहे हैं ये झूठ है। उनके मुताबिक सारे ऑफिशियल्स गांव में बस अपनी ड्यूटी ही करने गए थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स सब के सब हाथ खड़े कर देते हैं। किसी ने इसका समाधान करने कोई कदम नहीं उठाया। अधिकारियों और जिला कलेक्टर से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और आखिरकार इस जघन्य घटना की निष्पक्ष जांच के लिए मद्रास हाई कोर्ट में एक PIL दायर की जाती है, जिसे करने वाले होते हैं A. नल्लसिवान। केवल एक ऑफिसर थी जिन्होंने इस पूरे घटना की रिपोर्ट नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST को भेजी। वे थी मिस भामथी, जो कि तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और लक्षद्वीप के नेशनल कमीशन ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट्स और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की डायरेक्टर थी। इसके बावजूद भी कोई FIR दर्ज नहीं की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनाए गए तथ्यों और तमिलनाडु के स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब कमीशन की डायरेक्टर श्रीमती भामथी की एक रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए ये फैसला किया कि घटना की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। लेकिन CBI जांच का आदेश राज्य की AIADMK सरकार को पसंद नहीं आया और उन्होंने डिवीजन बेंच को चुनौती देकर कहा कि राज्य की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CBCID मामले की जांच करने के काबिल है, इसलिए इसे CBI के हाथों सौंपने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने सरकार ने ये पक्ष रखा कि घटना झूठी थी। इसमें कहा गया, यह कहना गलत है कि 20 जून 1992 को आतंक फैलाया गया और गांव वालों पर वन और पुलिस कर्मियों ने हमला किया। इस बात से भी इनकार किया गया है कि पेरुमल नाम के एक व्यक्ति पर वन कर्मियों ने हमला किया था। वे इस आरोप से भी इनकार करते हैं कि घरों में तोड़फोड़ की गई और महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया। हालांकि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि जांच एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा ही की जाएगी। घटना की CBI जांच के बावजूद मामले की राह आसान नहीं थी, क्योंकि राज्य सरकार ने मामले की सुनवाई में देरी करने के लिए हर संभव प्रयास किया। हालांकि न्याय के लिए यह लंबी यात्रा 2011 को घटना के 19 साल बाद खत्म हुई, जब धर्मपुरी की एक ट्रायल कोर्ट ने पुलिसकर्मियों, फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बहुत सारे अलग अलग अपराधों का दोषी ठहराया और उन्हें अलग अलग 1 से लेकर 17 साल तक के जेल की सजा सुनाई। फैसले सुनाए जाने के दिन एक बहुत ही खास बात होती है। फैसला सुनाने के लिए धर्मपुरी के अदालत परिसर में 259 आरोपियों और 100 से अधिक ग्रामीणों के एक साथ आ जाने पर जगह की कमी के कारण एक विशेष हॉल बनाया जाता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एस जगन्नाथन द्वारा ट्रायल कोर्ट में कई लोगों को आरोपी घोषित किया गया था। चूंकि मुकदमा पूरा होने में घटना की तारीख से 19 साल का लंबा समय लग गया, इसलिए 54 आरोपी व्यक्तियों की मुकदमा चलते रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते उनके खिलाफ मामला खत्म हो जाता है। इन 29 सितंबर 2011 को ट्रायल कोर्ट 215 जीवित आरोपियों को दोषी ठहराते हैं, जिनमें प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स हरिकृष्णन प्राइम अक्यूज्ड के साथ और 4 IFS ऑफिसर्स भी शामिल थे। उन पर आरोप ये था कि उन्होंने गांव वालों के घरों में तोड़फोड़ की थी, यहाँ तक कि बूढ़े, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शते हुए उन पर अंधाधुंध हमला किया। महिलाओं के साथ बलात्कार, गांव वालों को गैर कानूनी हिरासत में लिया, उनका सामान नष्ट कर दिया और गांव में मवेशियों को मारकर खुले कुओं में फेंक दिया। फिर ये कन्विक्ट्स मद्रास हाई कोर्ट में अपील करते हैं और मद्रास हाई कोर्ट भी 2011 के ट्रायल कोर्ट के सुनाए गए फैसले को बरकरार रखते हुए सारे के सारे 215 कॉन्विक्ट्स को दोषी करार देते हुए उन्हें 1 से 10 साल की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया गया। ताज्जुब की बात तो ये है कि इस घटना के 3 साल तक कोई शिकायत ही दर्ज नहीं की गई। वो तो जब हाई कोर्ट ने 1995 में CBI जांच के आदेश दिए, तब जाकर न्याय का पहिया थोड़ा खिसका और पूरी कार्यवाही शुरू होते होते और 10 साल लग गए और 2005 में जाकर कोर्ट कचहरी के काम सही मायने में शुरू होते हैं। कंपैरिजन ऑफ निर्भया एंड वाचाती केस, उन सब की लड़ाई इस लड़ाई तक ही सीमित नहीं थी। उन्हें इन सब के अलावा और भी कई सारी ह्यूमिलिएशंस का सामना करना पड़ा था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इस इंसिडेंट को 2012 के निर्भया केस से कंपेयर करूं, जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। क्रिमिनल लॉ में कई सारे संशोधनों के बाद 2013 में यह फैसला सुनाया गया कि बलात्कार पीड़ितों की आइडेंटिटी का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, जबकि यहीं उन 18 रेप सर्वाइवर्स के
पहचान का सरेआम खुलासा हो गया था। निर्भया केस के बाद हार्श सेक्सुअल एग्जामिनेशंस जैसे कि 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया गया, जबकि उन 18 पीड़ितों को एक बार नहीं बार-बार ऐसे एग्जामिनेशंस करवाने पड़े जो कि मेडिकली प्रूवन भी नहीं है और एक औरत की गरिमा के खिलाफ जाते हैं। निर्भया केस के बाद हमारे पास मेडिको लीगल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी अवेलेबल है, लेकिन उस वक्त ऐसी कोई सुविधाएं एक पीड़ित महिला के पास मौजूद नहीं थी। ये भारत के इतिहास में एक हिस्टोरिक फैसला सुनाया गया है, क्योंकि आप खुद एक बार सोच कर देखिए, एक तरफ स्केड्यूल्ड ट्राइब के लोग जिन पर बरसों से अन्याय हो रहा है और एक तरफ पूरी सरकार और ब्यूरोक्रेसी। इस केस ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाए रखने में सिविल सोसाइटी, लॉयर्स और जुडिशियरी के अहम भूमिकाओं को दिखाया है। वचाती घटना शासन प्रणालियों के ऐसे भयानक फेलियर का एक अच्छा उदाहरण है। देर से ही सही, अंततः न्याय मिला, जो भारत के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की ताकत दिखाता है और देश भर में उत्पीड़ित समुदायों के लिए आशा की एक किरण पैदा करता है। वचाती के गांव वालों ने इतिहास रचा है और अदालत का फैसला उनके संकल्प का प्रमाण है। यह उनकी गरिमा का दावा है। कानूनी इतिहास में यह सबसे दुर्लभ मामलों में से एक है, जहां सभी 215 जिंदा ब्यूरोक्रेट आरोपियों को स्केड्यूल्ड कास्ट्स एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989 के तहत किए गए अपराधों के लिए सामूहिक रूप से दोषी ठहराया है। 1 से 10 वर्ष तक के रिगोरस इम्प्रिजनमेंट के साथ जुर्माना भी लगाया गया है। वचाती घटना स्वतंत्र भारत के इतिहास के काले अध्यायों में से एक है। फिर भी गरीब आदिवासियों के लिए न्याय की तलाश इस कहावत का प्रमाण है कि न्याय का पहिया हो सकता है धीरे चले, लेकिन न्याय की मंजिल तक पहुंचता जरूर है।